Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 12 and chapter name is poverty and it is our fourth one. In this video our today's topic is measures to remove the poverty. तो poverty को remove करने के कौन से तरीके हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं measures to remove the poverty. तो उसमें हमारे पास कुछ 4 पॉइंट आते हैं. इसमें कैबिनेट poverty through the gross domestic growth and gross domestic product growth. इसके थ्रू हम poverty को remove करने की बात करते हैं. Then the cabinet the poverty to improving the distribution of income. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के थ्रू हम poverty को रिमूव करने की बात करते हैं. दैन द कैबिनेट द poverty through the population कंट्रोल को कॉम्पैक्टिंग करने की बात करता है. दैन द अदर मेजरिंग द एनहांसिंग द poverty क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर. और भी कुछ ऐसे मेजरमेंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कर रहा है पुअर के लाइफ को एक्सचेंज करने का मतलब बदलने का काम कर रहा है, बदलाव लाने का काम कर रहा है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्टिंग द पॉवर्टी थ्रू द ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ के थ्रू, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू हम कैसे पॉवर्टी को खत्म करने की बात करते हैं. तो हमने कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ poverty. देखिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन किसका पॉवर्टी का. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है, जीडीपी हमारी बढ़ती है, तो हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. जीडीपी तब बढ़ेगी जब प्रोडक्शन ज्यादा हो. प्रोडक्शन तब जब ज्यादा होगा ज्यादा सप्लाई होगी. ज्यादा सप्लाई तब होगी जब होगी तो ज्यादा इनकम होगा. जब ज्यादा इनकम हो तो बिजनेस या इंडस्ट्री क्या ग्रोथ करेगी. जब ग्रोथ करेगी तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी. कहता है व्हेन द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड the new opportunities of employment are generated. जब जीडीपी ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी, जीडीपी तेजी से बढ़ेगी हमारी, तो क्या होगा, नई अपॉर्चुनिटीज होगी. किसकी? एम्प्लॉयमेंट की. लोगों को नए जॉब मिलने शुरू हो जाएंगे. The more and more workers will found the employment in farms and the factories. तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वर्कर होंगे, वो क्या होंगे, जॉब में आ जाएंगे. कहाँ पे? फार्म और फैक्ट्रीज में उनको काम मिल जाएगा. The greater employment, more inclusive would be the growth process implying lesser the poverty. Normally देखें तो greater employment अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिया जाए तो कहता है more inclusive would be the growth process. तो क्या हुआ, ये तब पॉसिबल है जब ग्रोथ प्रोसेस हमारा तेज होगा. यानी जब ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ज़्यादा डिमांड आ रही है, ज़्यादा डिमांड आएगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पॉवर्टी को तेजी से कम किया जा सकता है. Combating the poverty by improving the distribution of income through the physical and the legislative measure की अगर बात करें तो physical legislative measure के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें लिखा रहता है कि the poverty can be combated by the improving the distribution of income through the physical and legislative measures. इसमें नॉर्मली हमारे पास क्या आता है, कहता है फिजिकल मेजर की बात करें. फिजिकल मेजर रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड द सब्सिडीज. आज के टाइम में देखें तो जो पॉवर्टी है, जो पुअर पीपल्स है, उनके लिए जो जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है. इसमें सब्सिडी को लेकर टैक्सेशन की चीजें दी जाती है. नॉर्मली द गवर्नमेंट प्लेसेस द ग्रेटर रिलायंस ऑन द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर. गवर्नमेंट प्लेसेस ग्रेटर रिलायंस, गवर्नमेंट ने क्या बहुत बड़ा रिलायंस कहते हैं आत्मनिर्भर होने की बात की ऑन द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर. प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर से क्या हुआ, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही डिपेंड होनी शुरू. टैक्स लोग देने से रुके तो वो ज्यादातर अपने ऊपर, यानी इनकम का सोर्स उसका बन गया. Well, implies that a higher tax on the rich while the poor are exempted. मैंने इससे क्या कहा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा जिक्र किया था कि क्या था कि जो रिच पर्सन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते हैं इसके टाइम में गवर्नमेंट, और जो गरीब है तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनके लिए जो रिच पर्सन है या जो टैक्सेबल है, जो टैक्स पे कर सकते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया बनाया गया. इससे ज्यादा अगर कमाते तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इससे कम कमाते तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कैलकुलेशन जो करा था उसके हिसाब से आज के लिविंग के लिए जो मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, अगर बंदा कमा ले रहा है, अपनी लिविंग को मेंटेन कर पा रहा है तो वो पुअर है. लेकिन अगर अपनी लिविंग से ज्यादा अर्निंग कर रहा है तो वो रिच की तरफ मूव करता है, तो उसको टैक्स देने की बात है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पर्सन है उनसे टैक्स लेती है और पुअर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती है, नहीं उनसे कोई टैक्स रिसीव नहीं करता. ये जो फिजिकल मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में आता है. दूसरी टैक्सेशन रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर यूज द सब्सिडी परचेज द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये जो टैक्सेशन रिसीव करती है गवर्नमेंट, वो क्या करती है, उसका यूज क्या करती है,
उन चीजों को परचेज करने के लिए करते हैं जो पुअर सोसाइटी के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, और उनको सब्सिडी के रेट पे उनको देते हैं। आप देखें तो कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट में 2 रुपए किलो उनको मीट मिल जाता है, 1 रुपए किलो राइस मिल जाता है, तो वो एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो सब्सिडी लगने के साथ आपको उतने कम रेट में मिल जाती है, ताकि जो हमारा जो पुअर पर्सन है, जो गरीब व्यक्ति है, वो क्या करे, जो अर्निंग करता है उसके बेसिस पे वो ज्यादा से ज्यादा खाने पीने के अमाउंट पे, मतलब खाने पीने की चीजों पे वो ज्यादा खर्च ना कर पाए, अपनी बाकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करती है, खाने पीने की चीजों की सब्सिडी देने का काम करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो दिन भर में 100 रुपए कमाता है और 50 रुपए किलो के हिसाब से वो राइस करता है, तो सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने की चीजों में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, वो बाकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से सब्सिडीज को दी जाती है। नॉर्मली द सब्सिडी इज ऑफर्ड on the necessities of life including the food, education and housing. आज के टाइम एजुकेशन की बात करें तो 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उनकी होती है। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को घर बना के दिया जाते हैं, जो हमारे पास कॉलोनीज आज के टाइम में बन रही है, जो डेवलपिंग कॉलोनीज है, या देखें तो आपके पास गवर्नमेंट ने इस बीच में स्कीम लाया था जो रूरल डेवलपमेंट के बेसिस पे था, लोगों को मनरेगा के थ्रू जॉब दिया जा रहा है, इसके साथ साथ लोगों को घर बना के दिया जा रहा है, शहरों में लोगों को घर बना दिया जा रहा है। तो ये चीजें जो की जा रही है वो क्या कह रही है, जो ये सब्सिडीज दी जा रही है या जो रियल टैक्सेशन शिफ्ट कर रहा है, उसी को इसमें सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, वीकर सेक्शंस को डेवलप के लिए यूज किया जा रहा है। द कैपिटल ग्रांट्स आर ऑफर्ड टू द पुअर एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हाउसेस बिसाइड्स द ग्रांट द सेल्फ। कुछ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए क्या क्या उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कह रहे थे कैपिटल ग्रांट्स फॉर द ऑफर द पुअर्स टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हाउसेस, जो कैपिटल है पैसे दिए जा रहे हैं किसी गरीबों को उनको घर बनाने के लिए, बिसाइड द ग्रांट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और कुछ के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई काम नहीं लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करता है कैपिटल देने का काम किया जाता है गवर्नमेंट से। लेजिस्लेटिव मेजर्स की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव मेजर्स मींस द मिनिमम वेजेस एक्ट making it mandatory for the employers to offer the stipulated minimum wages to the employee। तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से मिनिमम वेजेस एक्ट को जनरेट करने का मतलब जिससे वो क्या हो, जो एम्प्लॉय हमारा काम करने वाला हो उसको कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। ये सिचुएशन है। पहले क्या था कि लोग कुछ भी दे देते थे, भैया इतना आप देंगे, आप करना तो लेते जाइए, दूसरा बात ये काम करने तैयार है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने देखा कि लोग शोषण करने का, एक्सप्लॉइटेशन करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी कि भाई आपको इस लेबर कास्ट के बंदे को इतना कम से कम देना चाहिए। दैट्स व्हाट मिनिमम वेजेस एक्ट। लेजिस्लेटिव मेजर्स आल्सो इंक्लूड द सच पॉलिसीज फॉर द प्राइस फ्लोर फॉर द परचेज ऑफ द फार्म आउटपुट। इन्होंने क्या प्राइस फ्लोर, गवर्नमेंट ने क्या किया, अब कोई एक्टिविटी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस को फिक्स कर रखा है, फ्लोर है, मिनिमम को भी उसने फिक्स कर रखा है कि चलिए अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो इससे कम में नहीं करें। जैसे हम लोग बात करते हैं एसआईपी उसकी बात कर रहे हैं, क्या होते हैं आप वीट अगर देखें राइस वाला लोग लिया के तो मिनिमम सपोर्ट सिस्टम को भी जनरेट कर रहे हैं, मिनिमम पैसे कितने मिलने चाहिए, कितने देंगे उसको भी, और किसी प्रोडक्ट को जो हम खरीदने वाले जो गरीब बंदा खरीदता है उसके लिए कितना ज्यादा पैसा आपको लेना है उसको भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। फिर दिस रेफर टू द स्टिपुलेटेड minimum price that must be offered to the farmers for the purchase of their output। ये जो हम किसी इंडस्ट्री से खरीद रहे हैं इसका जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो ठीक है डिसाइड कर रखा है, और यहाँ पे भी मिनिमम प्राइस जो हमारी होनी चाहिए फार्म एक्टिविटीज के लिए उसको भी उसने डिसाइड कर रखा है। लॉ राइट लाइक राइट टू एजुकेशन इज yet another example of the legislative measures to enhance the quality of the life of the poorest segment ऑफ द सोसाइटी। तो लॉ जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, ये भी एक लेजिस्लेटिव मेजरिंग रहा जिसके थ्रू क्या जो पुअरेस्ट सेगमेंट है, जो गरीब लोग हैं, जो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं, जो स्किल को वो कम से कम इसके थ्रू क्या कर सके, अपनी सोसाइटी को मेंटेन कर सके, उसको डेवलप कर सके। तो ये हमारा लेजिस्लेशन मेजरमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कॉम्बैटिंग द पॉवर्टी थ्रू द पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें तो पर कैपिटा इनकम का फार्मूला होता है नेशनल इनकम फॉर द पॉपुलेशन, हमारे कितने लोग हैं और कितना इनकम है उसको डिवाइड कर देते हैं, पता चलता है कि हर व्यक्ति कम से कम कितना कमा रहा है। तो यहाँ पे कहता है इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम पाथ टू बी द रिफ्लेक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल owing to the rapid rise in the population। इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम पाथ, अगर देखें जो हमारा नेशनल इनकम
है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, बहुत तेज नहीं, बहुत कम इंक्रीजमेंट हो रही, ज्यादा नहीं हो रहा उसको। फॉल्स टू द रिफ्लेक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। इंक्रीज होने के बाद भी क्या है, द रिफ्लेक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ओइंग टू द रैपिड रेज इन द पॉपुलेशन, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, रैपिड रेज इन द पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से पैसे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उससे हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। The poverty can be removed only through the growth of the population is moderated so that increase the GDP in the translated into the increase in the per capita income। क्या कहते हैं यहाँ पे poverty can be removed only, poverty को तभी remove किया जाता है if the growth rate of the population is moderate, growth rate of the population, जो population growth rate है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो जीडीपी को या poverty को रिमूव किया जा सकता है। Rate of the participation would increase in the rate of participation implies a corresponding decrease of the percentage of the population below the poverty line through other things remain constant। तो कहता है rate of participation की बात करते हैं, percentage of the labor force gain in employment। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्क फोर्स कम है और लेबर फोर्स ज्यादा है, मतलब क्या है, काम करने वाले लोग ज्यादा है लेकिन काम ही क्या है, कम है। जब काम कम है और काम करने वाले लोग ज्यादा है तो कहीं ना कहीं लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, जो परसेंटेज जनरेट करना है वो क्या करना है, वर्क फोर्स को जनरेट करने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि हमारा जो लेबर फोर्स है वो तो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन उसको वर्क फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वुड इंक्रीज इन द रेट ऑफ द पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब काम करने वाले लोग तैयार है और काम ही नहीं है, जब काम होना शुरू हो जाएगा, काम दिखना शुरू हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसकी वजह से फिर क्या होगा, लोगों के पास क्या डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, और बहुत सारी पॉपुलेशन क्या होगी इस तरीके से पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आनी शुरू होगी, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगी, पॉवर्टी लाइन में जो पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अदर मेजरिंग एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर, उसमें पहला डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर को डेवलप करने की जरूरत है। इसमें क्यों कहता है एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड, एग्रीकल्चर को क्या करना चाहिए, मैकेनाइज और मॉडर्नाइज करने का काम करना चाहिए। ये किसके थ्रू है, डॉक्टर मिन्हास के थ्रू है। मिन्हास कहते हैं कि अगर हमको अपने जो पॉवर्टी उसको रिमूव करना है तो कुछ रिपोर्ट्स में चेंजेस करने होंगे। उसमें कहता है कि एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा लोग डिपेंड है तो उनको क्या करना चाहिए, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को करने का काम करना चाहिए, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में मशीनरी को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बेटर सीड्स मींस ऑफ द इरिगेशन केमिकल एंड द कंपोजिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड, अच्छी किस्म का सीड्स यूज करना चाहिए, अलग अलग अच्छे तरह से जो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है उसको मेंटेन करना चाहिए, और केमिकल जो कंपोजिशन होती है या कंपोजिट फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूज करके हमको क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ स्मॉल फार्मर शुड बी गिवन द फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो छोटे फार्मर हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर देखें तो लैंडलेस फार्मर शुड बी गिवन द लैंड्स, जिनके पास लैंड नहीं है और कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पे हमारे पास लैंड है लेकिन उसका यूज नहीं होता, तो ऐसे यूजलेस लैंड को क्या करना चाहिए, यूजफुल बना के उन लोगों को दे देना चाहिए जो लैंडलेस है। इस तरीके से देखें तो उनकी जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अगर करते हैं तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं दीस मेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू द रिड्यूस और द रिमूव द पॉवर्टी एट द टाइम ऑफ द क्रॉस रूट। जो बेसिक सबसे जहां जरूरी चीजें हैं, जहां सबसे जरूरी जरूरत है, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो धीरे धीरे क्या होगी, पॉवर्टी हमारी खत्म हो जाएगी। स्टेबिलिटीज इन द प्राइस लेवल की बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटीज इन द एसेंशियल पर रिक्वेस्ट फॉर द पॉवर्टी एविडेंस, तो इसमें अगर पॉवर्टी जो प्राइस स्टेबिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। इसमें नॉर्मली अगर देखें तो फॉर प्राइस इफ द प्राइस कंटिन्यू टू रेज, लगातार प्राइस क्या होगा, बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ है वो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। मतलब वो अपने अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो अभी सामान को वो अफोर्ड कर पा रहा है उसकी प्राइस कुछ दिन बढ़ जाए तो वो शायद उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग ऑफ अ पुअर विल कंटिन्यू टू डिटोरिएट, मतलब वो और भी खराब हो जाएगा। जो पुअर अगर प्राइस बढ़ गई तो जो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पुअर है, जो अभी जी रहा है जिस तरीके से जी रहा है, वो और भी बुरी स्थिति में आ जाएगा क्योंकि उसके कौन से कुछ चीजें दूर हो जाएगी। द प्राइस कैन बी स्टेबल, प्राइस का क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, फिक्स सिचुएशन होनी चाहिए। When the production of the food grains or other goods of a mass consumption is increased, and when the goods of a mass consumption are distributed to the poor through the fair price,
स्टोव से देखें तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें तब हमारे लिए पॉवर्टी को रिमूव कर पाएंगे जब हम उसको क्या करें, जो कंज्यूमर है, जो फूड ग्रेन्स है, जो उसकी रिक्वायर्ड थिंग्स है, उसको पूरी तरीके से क्या करें, इंक्रीज ना होने दें, उसको स्टेबल बनाए रहे, और जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक चीप शॉप से करने का। जैसे आज के टाइम में हम देखें तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पोटेदार होता है, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा होता है, उसके थ्रू लेने का काम करते हैं, वहाँ सस्ता मिलता है, वही चीज़ें हमको तो बाहर से किसी प्राइवेट शॉप से लेनी होती है तो वो क्या करता है, महंगा पड़ता है। एडिक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको रिमूव करने की बात करना पड़ेगा, कहीं कहीं रिमूव करना होगा। कहता है स्पेशली द मेजर शुड बी to take in the addiction unemployment, underemployment or the designed unemployment in this context is to be noted। अगर पॉवर्टी की सिचुएशन बात करें तो underemployment, डिजाइन एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिजाइन एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि लोगों को काम ही नहीं मिलता, काम तो करना चाहते हैं, ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो ये काम भी कर रहे हैं और नहीं भी है सिचुएशन, और डिजाइन पर जहां आपको कम लोग चाहिए वहां ज्यादा लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है कि वेस्ट ऑफ मनी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एक सिचुएशन बनी रहती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाते। अगर हम वही एम्प्लॉयमेंट इनको देते हैं जहां जरूरत है उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी, तो डेवलपमेंट का काम भी होता है और लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और लोगों की जो इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। The opportunities of the employment in rural areas must be fully explored। वहां पे रूरल एरिया में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने की जरूरत है। The cottage industries and the construction activities should be encouraged in the rural area। जो हैंडीक्राफ्ट हमारा है, जो हमारे पास जो हमारी बेसिक ट्रेडिशनल जॉब थी हमारी, उसको भी क्या करने की जरूरत है, उसको भी क्या है, उसको भी प्रमोट करने की जरूरत है, इनकरेज करने की जरूरत है, ताकि लोग वहां पे जॉब में एंगेज कर सकें। ठीक है, vocationalization of the education should be given a high priority to the tackle the unemployment among the educational youth। तो नॉर्मली देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए अक्सर यहाँ पे तो अभी ऐसा कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़ी जो सिटीज हैं वहाँ पे क्या कहता है उनको वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन प्रोवाइड है। छुट्टियों में जो समर वोकेशन हमारा होता है उस टाइम में कुछ टेक्निकल हैंड्स देने की बात होती है, टेक्निकल नॉलेज देने की बात होती है, जिसके थ्रू वो अपने नियर फ्यूचर लाइफ में वो क्या कर सके, जॉबलेस नहीं कि जॉब में बने रहे, यानी कि जॉब को कर सके जब वो पढ़ाई ओवर करते हैं, तो उनको स्किल दिया जाने का काम करना है। So dear students, in this video that's all. If you have any doubt, the career should be considered through the Google classroom. Thank you.